यह कहानी एक ऐसी जांबाज महिला की है जिसके इरादे फौलादी थे और जिसकी हिम्मत के आगे बड़े बड़े अपराधी घुटने टेक देते थे। सड़क के किनारे वह सादा हरा सलवार सूट पहने बहुत तेज कदमों से चल रही थी और चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि आईपीएस अधिकारी अंजलि वर्मा थी। आज वह सरकारी वर्दी में नहीं थी क्योंकि उन्हें एक बहुत जरूरी निजी काम से निकलना था, लेकिन बीच रास्ते में ही ऑटो रिक्शा लेना पड़ा। ऑटो में पहले से एक भारी शरीर वाला आदमी बैठा था जिसका चेहरा चौड़ा था और आंखों पर बड़ा काला चश्मा लगा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ झलक रही थी। अंजलि ने अपनी मर्यादा बनाए रखी और जल्दी में बैठने की अनुमति मांगी और ऑटो आगे चल पड़ा। कुछ मिनटों तक पूरा सफर गहरी खामोशी में बीता, लेकिन फिर वह आदमी अपनी कुटिल मुस्कान के साथ बोला कि बहन जी, इतनी जल्दी में कहां की तैयारी है। अंजलि ने बिना अपना आपा खोए शांत स्वर में कहा कि काम से जा रही हूं, पर वह आदमी नहीं माना और फिर बोला कि इतनी सुंदर होकर अकेली ही जा रही हो क्या। और उसकी गंदी निगाहें लगातार अंजलि के चेहरे पर टिकी हुई थीं। कुछ पल बाद उसने बहुत ही धीमी और भद्दी आवाज में कहा कि आपको तो फिल्मों में होना चाहिए था क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। अंजलि का चेहरा एकदम सख्त हो गया और उन्होंने बहुत कड़क आवाज में चेतावनी दी कि देखिए, मुझे परेशान करने की कोशिश मत कीजिए, मुझे बस अपनी मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन वह नीच इंसान नहीं रुका और हंसते हुए कहने लगा कि कहो तो मैं खुद ही छोड़ देता हूं, और वैसे भी आज का क्या इरादा है। बस यही वह पल था जब अंजलि का सब्र पूरी तरह टूट गया और उन्होंने झटके से उसकी तरफ मुड़कर पूरी ताकत से एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज से ऑटो अचानक रुक गया और अंजलि जोर से गरजी कि अपनी तमीज में रहो वरना अंजाम बुरा होगा। ऑटो चालक बहुत घबरा गया था, लेकिन वह आदमी अचानक पागलों की तरह हंसने लगा और अपनी जेब से पुलिस का पहचान पत्र निकालकर ठहाका मारते हुए बोला कि तू जानती नहीं मैं कौन हूं, मैं हूं दरोगा भानु प्रताप, इस पूरे इलाके का बेताज बादशाह। और फिर अपनी आंखें तरेर कर बोला कि एक वर्दी वाले पर हाथ उठाया है, अब देखता हूं तुझे जेल जाने से कौन रोकता है। अंजलि ने उसकी आंखों में आंखें डालकर निडरता से कहा कि वर्दी का मतलब अच्छा चरित्र नहीं होता और तुम जैसे लोग ही खाकी की इज्जत को मिट्टी में मिला देते हो। लेकिन भानु प्रताप अब अपना विवेक पूरी तरह खो चुका था और उसने तुरंत फोन किया और कुछ ही मिनटों के भीतर पुलिस की एक जीप वहां आ पहुंची। 2 सिपाही नीचे उतरे और बिना कुछ सोचे समझे अंजलि को जबरन खींचने लगे और अंजलि ने बहुत विरोध किया और चिल्लाई भी, लेकिन वहां खड़ी भीड़ बस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। और कुछ लोग तो मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे, पर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। भानु प्रताप ने अंजलि के बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए जीप के भीतर धकेल दिया और वही आईपीएस अंजलि वर्मा जिसने न जाने कितने बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा था, आज खुद एक अपराधी की तरह घसीटी जा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थीं, लेकिन उनमें रत्ती भर भी डर नहीं था और उसके दिल के भीतर एक ही बात बार बार गूंज रही थी कि अब इस भ्रष्ट सिस्टम को अंदर से देखूंगी और हर उस भेड़िए को बेनकाब करूंगी जो वर्दी की आड़ में दरिंदगी फैलाता है। थाने पहुंचते ही भानु प्रताप जोर से ठाका लगाकर बोला कि अब दिखाता हूं तुझे तेरी असली औकात क्या है। और अंजलि के भीतर अब सिर्फ उसकी अपनी नहीं बल्कि हर उस लाचार महिला की पीड़ा जल रही थी जो इस सिस्टम के पहियों के नीचे कुचली गई है। थाने का पूरा माहौल बहुत भारी और घुटन भरा था और दीवारों पर लगे नेताओं और बड़े अफसरों की तस्वीरें धूल से ढकी हुई थीं, जैसे खुद न्याय की व्यवस्था की आंखों पर गहरा पर्दा पड़ा हो। फर्श की गंदगी और दीवारों की दरारें और खिड़कियों की लोहे की जालियों में फंसी गंदी पॉलीथीन, सब कुछ उस जगह की डरावनी सच्चाई को चीख चीख कर बता रही थी। अंजलि को एक आम मुजरिम की तरह अंदर लाया गया और वहां मौजूद कोई भी सिपाही नहीं जानता था कि यही महिला बड़े बड़े खतरनाक गैंगस्टरों को अपनी उंगलियों पर नचा चुकी है और कई बड़े नक्सल ऑपरेशनों की अगुवाई कर चुकी है और जिसके अदम्य साहस पर किताबें तक लिखी जा चुकी हैं। एक महिला कांस्टेबल ने रोज नामचा रजिस्टर उठाकर बहुत ही तिरछे अंदाज में पूछा कि तेरा नाम क्या है बता।
अंजलि की आंखों में एक बहुत ही शांत लेकिन मजबूत रोशनी चमक रही थी और उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। भानु प्रताप फिर हंसते हुए बोला कि इसमें बहुत ज्यादा हिम्मत है, चलो इसे जल्दी से अंदर डालो, एक रात में इसकी सारी गर्मी ठंडी हो जाएगी। सिपाहियों ने उन्हें जबरन पकड़कर महिला हवालात के भीतर धकेल दिया और लोहे की भारी सलाखें एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गई। अब वह एक बेनाम कैदी थी जिसकी कोई पहचान नहीं थी और हवालात के अंदर बहुत गहरा अंधेरा छाया था और छत से लटका हुआ वह पुराना बल्ब बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत रोशनी दे रहा था। वहां पहले से 4-5 अन्य महिलाएं मौजूद थीं, जिनमें से कोई चुपचाप बैठी थी तो कोई दीवार से सटकर कांप रही थी और कोई अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छुपाए सुबक रही थी। उन सबकी आंखों में एक जैसी ही गहरी पीड़ा दिखाई दे रही थी और अंजलि भी जाकर एक कोने में बैठ गई, क्योंकि अब वह एक बड़ी अफसर नहीं थी बल्कि बस एक आम और बेसहारा औरत थी। कुछ समय बीतने के बाद एक अधेड़ उम्र की महिला धीरे धीरे उनके पास चलकर आई और उसके चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे और उसके हाथ भी हल्के हल्के कांप रहे थे और उसने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा कि क्या तू यहां नहीं है और किस केस में पकड़कर लाई गई है। अंजलि ने एक हल्की और दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा कि मैंने बस एक बदतमीज दरोगा को थप्पड़ मार दिया है। वह महिला कुछ पल के लिए एकदम चुप हो गई और फिर ऐसी हंसी हंसी जो अंजलि के दिल को अंदर तक चुभ गई और उसने कहा कि यहां तो थप्पड़ मारने पर नहीं बल्कि सिर्फ सच बोलने पर भी औरत को सबसे बड़ा गुनहगार बना दिया जाता है। अंजलि वर्मा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और महसूस किया कि वह सिर्फ एक महिला नहीं थी बल्कि इस व्यवस्था की क्रूरता की एक चलती फिरती मिसाल थी। और अंजलि ने पूछा कि तुम किस जुर्म में यहां बंद हो। उस महिला ने एक लंबी और गहरी सांस ली और दुखी मन से बोली कि मुझे झूठे केस में फंसा दिया गया है, क्योंकि दरोगा ने मुझसे बड़ी रिश्वत मांगी थी और जब मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और मैं पिछले 3 महीनों से इसी काल कोठरी में सड़ रही हूं। उसके ये शब्द किसी नुकीले कांटों की तरह अंजलि के दिल में बुरी तरह चुभ गए और उन्हें लगा कि यहां मौजूद हर चेहरा एक पूरी किताब है जो दर्द से लिखी गई है और आंसुओं से पूरी तरह भीगी हुई है और न्याय की अधूरी उम्मीद में दम तोड़ रही है। अब यह अंजलि के लिए सिर्फ एक छोटा सा मामला नहीं था बल्कि यह पूरा का पूरा तंत्र ही सड़ चुका था, जो एक ऐसे अंधे जंगल की तरह था जहां न्याय कमजोर होते पूरी तरह खत्म हो जाता है। अंजलि ने अपने मन में यह संकल्प लिया कि जो औरत चुप रहती है वह कभी कमजोर नहीं होती, बल्कि वह बस एक सही वक्त के आने का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि कभी कभी इस सिस्टम को गहराई से समझने के लिए अपनी वर्दी उतारनी पड़ती है और सच्ची इंसानियत पहननी पड़ती है। रात का सन्नाटा अब और भी गहराता जा रहा था, लेकिन आईपीएस अंजलि वर्मा के लिए यह खामोशी किसी बड़े तूफान के आने की आहट थी। हवालात के बाहर से आने वाली डरावनी आवाजें उसकी आत्मा तक को बुरी तरह झकझोर रही थीं। तभी एक जवान युवती की बहुत ही घबराई हुई आवाज आई कि साहब कृपया मुझे उस अंधेरे कमरे में मत भेजो, मैं सब सच बता दूंगी। तभी दरोगा भानु प्रताप की बहुत ही सख्त और निर्दयी आवाज वहां गूंजी कि तेरा सच अभी मेरे किसी काम का नहीं है, या तो तू जल्दी से पैसे लेकर आ या फिर वहीं वापस जा। अंजलि के शरीर की नसें गुस्से से तन गईं और उसने सोचा कि यह क्या घिनौना खेल हो रहा है इस थाने में, और क्या वर्दी की आड़ में मासूमों की सौदेबाजी चल रही है, और क्या यही असली न्याय है। अब यह जगह उसे पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि एक अंधेरे भरे नरक जैसी लगने लगी थी। सुबह हुई, लेकिन सूरज की किरणें उस जमीन तक भी नहीं पहुंची थीं कि एक सिपाही जोर से चिल्लाया कि चलो सब लाइन में लगो और इंस्पेक्टर साहब सबका नाम पता लिखेंगे। अंजलि जानबूझकर पीछे हट गई, क्योंकि उसने यह तय कर लिया था कि अभी उसे अपनी असली पहचान पूरी तरह छुपानी है, क्योंकि अगर इस सिस्टम की कड़वी सच्चाई को देखना है तो एक आम औरत बनकर ही वर्दी की ताकत के बिना उसे परखना होगा। जब इंस्पेक्टर आया और एक एक करके सबका नाम पूछा जाने लगा तो अंजलि ने अपना सिर नीचे झुका लिया और बहुत ही धीमे स्वर में बोली कि मेरा नाम सुधा है और मुझे अपना पता नहीं मालूम। इंस्पेक्टर ने बहुत ही शक भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन फिर चुपचाप आगे बढ़ गया।
और दरोगा भानु प्रताप दूर खड़ा अपनी तिरछी मुस्कान फेंकता रहा। उसी दिन अंजलि को हवालात से बाहर निकालकर थाने के एक अलग और एकांत कमरे में ले जाया गया, जहां एक गंदा और बहुत पुराना सोफा रखा था और छत का पंखा बहुत चरमराता हुआ घूम रहा था और कोने में एक छोटा कैमरा रखा हुआ था। कुछ ही देर में भानु प्रताप भी वहां धमक पड़ा और व्यंग से हंसते हुए बोला कि अब तूने सुधा नाम रख लिया है क्या? और चल अब अपना असली नाम बता दे तो शायद मुझ में थोड़ी रहमदिली जाग जाए। फिर उसने अपनी आंखें लाल करके डराते हुए बोला कि तू बहुत तगड़ी बनती है ना, पर अब तेरा ऐसा इलाज करूंगा कि तेरी सारी अकड़ एक पल में निकल जाएगी। अंजलि पूरी तरह चुप रही और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर चुप रहकर इस सारी गंदगी को करीब से देखना है तो मैं चुप ही रहूंगी, लेकिन जिस दिन मैं बोलूंगी उस दिन एक बड़ा तूफान मच जाएगा। अगली सुबह थाने में हलचल और भी तेज हो गई थी और नए कैदी लाए जा रहे थे और कुछ को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था। हवालात के अंधेरे कोने में बैठी सुधा उर्फ अंजलि बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी, क्योंकि अब यह उसकी व्यक्तिगत इज्जत की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि यह हर उस लाचार महिला की लड़ाई थी जिसे इन ऊंची दीवारों के भीतर चुपचाप दबा दिया जाता है। सुबह फिर उसे उसी छोटे और गंदे कमरे में ले जाया गया जहां आज डीएसपी राजेश कुमार मौजूद थे, जो कि एक ईमानदार लेकिन बहुत सख्त अफसर माने जाते थे। और उन्होंने अंजलि से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि ने फिर से अपना सिर झुकाया और बहुत धीमे से बोली कि मेरा नाम सुधा है। डीएसपी ने बहुत गहरी नजर से उसे देखा और कहा कि तुम कोई आम औरत जैसी बिल्कुल नहीं लगती हो, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम कहीं दर्ज नहीं है और ना ही कोई एफआईआर है और ना कोई शिकायत है। दरोगा भानु प्रताप बीच में ही बोल पड़ा कि साहब ऐसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं, बस 2 दिन का समय दीजिए, ये सब सच उगल देगी। डीएसपी ने उसे तुरंत चुप करा दिया और फिर अंजलि से बहुत ही शांति से पूछा कि बताओ सुधा, तुम असल में यहां क्यों हो? अंजलि ने सीधा कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बस इतना कहा कि सर, क्या आपने कभी इन जेल की दीवारों के अंदर का भयानक सच अपनी आंखों से देखा है? क्योंकि बाहर से तो यह सिर्फ ईंट और पत्थर की बनी इमारत लगती है, पर इसके अंदर यह बेकसूर इंसानों को जिंदा निगल जाती है। उस कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया और डीएसपी राजेश कुमार तुरंत समझ गए कि इस औरत के पास कोई बहुत बड़ी सच्चाई है जो अभी तक सबके सामने नहीं आई है। शाम होते होते अंजलि को थाने के एक पुराने और कबाड़ से भरे स्टोर रूम की सफाई के काम पर लगाया गया और वह कमरा बहुत अंधेरा और बदबूदार था, जहां चारों तरफ पुराने सरकारी कागज और धूल भरी फाइलें और रजिस्टर बिखरे पड़े थे। एक कोने में धूल से पूरी तरह ढकी हुई सीसीटीवी की डीवीआर मशीन पड़ी थी और अंजलि की नजरें अब बहुत तेज हो गई थीं। रजिस्टर के पन्ने पलटते पलटते उसके सामने कई महिलाओं के नाम आने लगे जिन पर झूठे केस लादे गए थे और बिना किसी चार्जशीट के वे महीनों से कैद में थीं। अचानक एक पुरानी फाइल पर उसकी नजर जाकर रुक गई, जिस पर लिखा था कोमल यादव, जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी और उस पर संदिग्ध गतिविधि का झूठा आरोप था और वह 17 दिनों से थाने में बंद थी, लेकिन उसका कोई केस दर्ज नहीं था। उसकी तस्वीर देखकर अंजलि का दिल बुरी तरह कांप गया, क्योंकि उसकी डरी हुई आंखें और मासूम चेहरा बहुत कुछ कह रहा था और अंजलि की मुट्ठी गुस्से से भिंज गई, क्योंकि यह सिस्टम अब कानून नहीं बल्कि खुद एक बहुत बड़ा गुनाह बन चुका था। रात को जब खाने की थाली बांटी जा रही थी तो एक दूसरी महिला ने बहुत धीमे से अंजलि से पूछा कि तुम असल में कौन हो, क्योंकि तुम्हारे हाव भाव किसी बड़े अफसर जैसे लग रहे हैं। अंजलि ने बस एक हल्की मुस्कान दी और कुछ भी नहीं बोली, लेकिन वह महिला फिर बोली कि अगर तुम हमारे लिए कुछ कर सकती हो तो कृपया हमारी आवाज बनो, क्योंकि यहां बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मौत के डर के मारे यहां कोई अपना मुंह नहीं खोलता। अंजलि ने पहली बार किसी का हाथ अपने हाथों में थामा और बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली कि मैं तुम्हारी आवाज जरूर बनूंगी, लेकिन अभी मेरा चुप रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही वक्त आने पर हमारी यही खामोशी इस पूरे सिस्टम को जड़ से हिला देगी। रात और भी गहराती गई और सीमेंट के ठंडे फर्श पर लेटी हुई अंजलि एक एक कड़ी को जोड़ रही थी, क्योंकि अब यह उसकी निजी लड़ाई नहीं थी,
बल्कि एक बड़े आंदोलन की शुरुआत बन चुकी थी। सुबह होते ही उसे एक बड़ा मौका मिल गया, क्योंकि कुछ कैदियों को कोर्ट ले जाया गया था और अंजलि ने धीरे से उन सभी महिलाओं को अपने पास बुलाया जो इस अन्याय की शिकार हुई थीं। कुछ ही घंटों में 7 महिलाएं एक कोने में इकट्ठा हो गई थीं और हर चेहरे पर एक अलग तरह का दर्द था, लेकिन उनकी पीड़ा एक जैसी ही थी। अंजलि, जो सबके लिए अब भी सुधा बनी हुई थी, उसने सबकी करुण कहानी बहुत ध्यान से सुनी और फिर एक बहुत ही शांत लेकिन बहुत मजबूत आवाज में बोली कि अब हम सब मिलकर एक भूख हड़ताल करेंगे और हम तब तक ना खाना खाएंगे और ना ही पानी का एक गिलास छुएंगे जब तक कि डीएसपी या डीएम खुद आकर हमारी बात नहीं सुनते। उनमें से एक महिला डरते हुए बोली कि अगर रात के अंधेरे में हमें यहां से कहीं उठा लिया गया तो क्या होगा, और दूसरी बोली कि अगर हमें जान से मार दिया गया तो क्या होगा। अंजलि की आवाज अब और भी ज्यादा बुलंद हो गई और उसने कहा कि तो फिर हमारी लाशें इस बात की गवाही देंगी कि हम इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़े थे। भूख हड़ताल का वह पहला दिन था और पूरे थाने की हवा में एक अजीब सा डर और तनाव पूरी तरह घुल गया था। महिला हवालात में बंद वे 7 महिलाएं बिना कुछ कहे चुपचाप फर्श पर बैठी रहीं और उन्होंने ना तो कोई खाना उठाया और ना ही पानी को हाथ लगाया। सिपाहियों को शुरुआत में लगा कि यह बस 2-4 घंटे का कोई नाटक होगा और शाम होते होते सब टूट जाएंगी, लेकिन जब पूरी दोपहर बीत गई और एक भी महिला ने अपनी जगह से हिलने से मना कर दिया तो पुलिसकर्मियों में बेचैनी बढ़ने लगी। दरोगा भानु प्रताप को जब यह खबर दी गई तो वह आग बूला होकर हवालात के सामने आया और चिल्लाकर बोला कि यह क्या नौटंकी चल रही है, तुम सबको समझा दो वरना इसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। हवालात के भीतर से अंजलि वर्मा की आवाज आई कि हम पूरी तरह शांत हैं साहब, पर हम अब चुप नहीं हैं। उसकी आवाज में ना तो कोई डर था और ना ही कोई विनती थी, बल्कि उसमें एक ऐसा ठहराव था जिसने भानु प्रताप को भीतर तक बेचैन कर दिया। भानु प्रताप ने गुस्से में अपने दांत पीसे, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था कि यह औरत कोई साधारण इंसान नहीं है। शाम होते होते एक महिला की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उसका रक्तचाप तेजी से गिरने लगा। अंजलि ने तब बहुत जोर से आवाज लगाई कि अगर इस महिला को कुछ भी हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इस थाने और यहाँ के प्रशासन की होगी। तुरंत ड्यूटी डॉक्टर को बुलाया गया और अब यह मामला सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने लगा था और यही वह पहली छोटी सी दरार थी जहां से इस भ्रष्ट सिस्टम की ऊंची दीवारें हिलनी शुरू हो गई थीं। अगली सुबह डीएसपी राजेश कुमार खुद थाने पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले महिला हवालात का पूरा रजिस्टर अपने पास मंगवाया, लेकिन उसमें नाम और तारीख और केस नंबर सब कुछ बहुत ही अधूरा और अस्पष्ट था। कई बेगुनाह महिलाओं के नामों के आगे सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी कि जांच अब भी जारी है और वहां कोई एफआईआर या केस डायरी मौजूद नहीं थी। डीएसपी की भौहें गुस्से से तन गईं और उन्होंने अंजलि को अपने पास बुलवाया और बहुत ही शांत स्वर में कहा कि सुधा, अगर तुम जो कह रही हो वह सच है तो अब उसे साबित करने का वक्त आ गया है। अंजलि ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में गर्व से देखा और कहा कि सर, सच कभी एक दिन में नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप वाकई उसे देखना चाहते हैं तो मुझे बस थोड़ा सा वक्त और दीजिए। डीएसपी ने एक गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है, तुम्हें आज रात इसी स्टोर रूम में ड्यूटी दी जाएगी और तुम्हें वहां जो भी सबूत मिले वे सब मुझे चाहिए। यह कोई सरकारी आदेश नहीं था, बल्कि एक ईमानदार पुलिस अफसर का एक गुप्त संकेत था। अब सबूतों को इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ और उस रात अंजलि उस स्टोर रूम में पूरी तरह अकेली थी और उसने पुराने से पुराने रजिस्टर और सीसीटीवी की डीवीआर और वहां रखे जब्त मोबाइल फोन को खंगालना शुरू किया। एक पुरानी डीवीआर जैसे ही चालू हुई तो स्क्रीन पर एक तारीख उभर कर आई जो 17 दिन पुरानी थी और उस वीडियो में साफ तौर पर दिखा कि कोमल यादव को रात के अंधेरे में एक गुप्त कमरे में ले जाया जा रहा है और उसमें आवाज भी बहुत साफ थी कि चुप रहे वरना तेरे साथ और भी बुरा होगा। उस कमरे में दरोगा भानु प्रताप साफ दिखाई दे रहा था और अंजलि की उंगलियां गुस्से से कांपने लगी, क्योंकि यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही संगठित अपराध था। उसने उन सारे फुटेज को एक पेन ड्राइव में सावधानी से कॉपी कर लिया
और साथ ही उन फर्जी रजिस्टर के पन्नों की तस्वीरें और झूठे केसों की लंबी लिस्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स के फोटो भी खींच लिए। अब उसके पास सिर्फ और उच्च पदस्थ आईपीएस अधिकारी को अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण कैदी बनना पड़े, तो यह हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। यह फैसला सिर्फ इस एक मामले का अंत नहीं है, बल्कि यह उस पूरी व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो खुद को कानून की सीमाओं से ऊपर समझने की भूल करने लगती है। इस घटना के कुछ हफ्तों के बाद अंजलि वर्मा अपने ऑफिस में बहुत ही शांत भाव से बैठी थी और उनकी मेज पर एक नई फाइल रखी थी जिस पर लिखा थाना सुधार व्यापक अभियान, और उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर की दुनिया को देखा। अब उन्हें पूरी तरह से यह पता था कि इस व्यवस्था को बदला जा सकता है, क्योंकि बस किसी एक इंसान को अपनी चुप्पी को सबसे बड़ा हथियार बनाना आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।